हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सितंबर 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। पहला नंबर पर एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एथिक्स के संदर्भ में ये प्रमुख टॉपिक पढ़ेंगे कि इसके बारे में जानेंगे। फिर इस जैसे कि मीडिया ट्रायल की नैतिकता के संदर्भ में पढ़ेंगे, इसकी एथिक्स के प्रमुख टॉपिक रहेंगे। फिर आता है इसके बाद हमारा सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में, कि आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं, उद्देश्य, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद आता है कि सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से स्थल हैं। फिर इसके बाद आते हैं सुर्खियों में रहे विश्व के स्थल के बारे में जानेंगे कि विश्व स्थल के संदर्भ में कौन कौन से स्थल हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, कि इनके विवरण के बारे में जानेंगे और प्रदर्शित नेतृत्व के बारे में जानेंगे। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख हमारे टॉपिक रहेंगे आज के। चलिए तो आज के स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक की जो शुरुआत है वह एथिक्स के टॉपिक से करते हैं। एथिक्स के टॉपिक में हमारी क्लास के अंतर्गत आज का हमारा पहला टॉपिक आता है उपभोक्तावाद या कंज्यूमरिज्म के बारे में। उपभोक्तावाद के संदर्भ में जानते हैं इसकी सबसे पहली प्रस्तावना को, कि पिछले कुछ दशकों से यह देखा गया है कि लोगों में उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति पश्चिम में अधिक प्रचलित थी, लेकिन अब भारत जैसे विकासशील देशों में इसके प्रभाव आ गए हैं तथा इस प्रवृत्ति उन लोगों को दिखाई गई है जिनमें गैजेट, लग्जरी एक्सेसरी आदि के पीछे भाग रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों को इन सब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे भी इनकी चाह रखते हैं। अब जानते हैं इस संदर्भ में यह है, तो अब जानते हैं सबसे पहले कि उपभोक्तावाद होता क्या है। उपभोक्तावाद के विचार के अनुसार बाजार में खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खपत बढ़ाना होता है और हमेशा एक वांछनीय लक्ष्य होता है। इनमें किसी व्यक्ति की भलाई और उसकी खुशी को मूल रूप से उपभोक्ता वस्तुओं और भौतिक संपदा की प्राप्ति पर निर्भर करती है, तथा उपभोक्तावाद एक विचारधारा होती है जहाँ उपभोक्ताओं को कुछ खरीदने के लिए प्रेरित और भ्रमित किया जाता है, भले उन्हें वास्तव में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। वह मुख्य रूप से आवश्यकता की बजाय एक विशेष जीवन जीने की पाने के जुनून से उत्पन्न होती है। उदाहरण की एक नया मॉडल लॉन्च होने से पहले ही ठीक तरह के काम कर रहे मोबाइल फोन या लैपटॉप को बदलना होता है। यह धारणा पर आधारित भौतिक संपदा या चीज़ों का स्वामित्व व्यक्ति को खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। वर्तमान परिदृश्य में यह इसका उपयोग किसी भी धन संपदा आर्थिक स्थिति के प्रदर्शन के लिए एक साधन के रूप में किया जाता है। इसे 19वीं सदी के अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थॉरस्टीन वेबलेन ने प्रत्यक्ष विशिष्ट उपभोग कहा हुआ है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह मांग या उत्पादन बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर यह समाज और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। अब जानते हैं उपभोक्तावाद के 4 प्रमुख कारकों में, जिसके अंतर्गत पहला आता है एडवर्टाइजिंग, दूसरा आता है डेप्ट, फिर तीसरा आता है ऑब्सोलेंस आता है, और चौथा आता है मोर। एडवर्टाइजिंग के बारे में देखते हैं कि यह आता है विज्ञापन की उपभोक्तावाद की पहली प्रेरक शक्ति विज्ञापन है। गौरतलब है कि विज्ञापन का कारोबार वस्तुओं को बेचने हेतु लोगों को आकर्षित करने और उन्हें उपभोग के लिए प्रोत्साहन देने का एक विशाल उद्योग होता है। ऋण के बारे में यह क्रेडिट कार्ड, स्टोर कार्ड, पेन पे डे ऋण या बाय नो पे लेटर जैसी सभी सुविधाएं हमारी खर्च को बढ़ाती हैं। प्रचलन के बारे में कि यह पूंजीवाद के इस विचार से उपजा है तथा यह उत्पादों की जीवन चक्र की योजना बनाई गई है और प्रबंधित की जाती है। इससे ज़्यादा है जानबूझकर अच्छे उत्पादों का भी जीवन चक्र छोटा कर दिया गया। अधिक की इच्छा के संदर्भ में कि यह एक से अधिक वस्तुएं रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रति परिवार एक ही कार की बजाय एक परिवार के लिए 3 कारें होना। फिर आता है इसके प्रमुख हितधारक और हित के बारे में जानते हैं। उपभोक्ता के बारे में उपभोक्ता के हितधारक के बारे में जानें कि इसके हित उपभोक्ता हमेशा सर्वोत्तम और नवीनतम उत्पादों या सेवाओं की आशा करता है। उपभोक्ता उम्मीद करते हैं कि उत्पादक हमेशा उत्पादक के बारे में सही जानकारी साझा करता है और ऐसे विज्ञापनों से बचा जाना चाहिए जो भ्रमक करते हों। ब्रांड के बारे में इसका उद्देश्य अपना लाभ और उत्पादों की बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाना है। विज्ञापन प्रक्रिया के बारे में कि यह बॉन्ड की मांग के अनुसार काम करता है और यह उपभोक्ताओं के हितों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर आता है इसके सरकारी प्राधिकारी में कि इसका उद्देश्य उपभोक्ता कंपनियों दोनों का कल्याण सुनिश्चित करना और ये बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। हालांकि ये कानूनी तरीकों से उपभोक्तावाद को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में इस संसाधनों का उपयोग संधारणीय तरीके से किया जाना चाहिए ताकि इसके प्रभाव को पर्यावरण जैसे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
अब आता है उपभोक्तावाद के कारण नैतिक मूल्यों पर पतन के कारण, जिसमें पहला आता है अवांछनीय साधनों को बढ़ावा देना कि लक्ष्य हासिल करने के लिए उपभोक्ता और बांड दोनों एक के तरीके अपना सकते हैं, नैतिक रूप से सही नहीं। उदाहरण के लिए प्रायः सौंदर्य और कॉस्मेटिक सेवाएं या उत्पादों के विज्ञान बढ़ावा दावा करते हैं कि उत्पाद उपयोगकर्ता के जीवन को बदल सकेंगे। अधीनस्थ चेतना के संदर्भ में कि उपभोक्तावाद में व्यक्ति केवल उत्पाद खरीदने संग्रह करने में बारे में सोचता है, बरेस में वह अपनी चेतना यानी अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता को खो देता है। समता या समानता के संदर्भ में यह पाया गया है कि जो समान उपभोक्तावाद से प्रेरित होने में भारी असमानताएं होती हैं और उनमें कुछ लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। समाज के मूलभूत सिद्धांतों के संदर्भ में उनके उल्लंघन के संदर्भ में देखा जाए कि अधिकांश धर्म या समाज पर यह अप्रचलित होता है या संतुष्टि से आर्थिक संतुलना या धैर्य प्राप्त होता है, जो हालांकि उपभोक्ता जैसी प्रवृत्तियां इसके विरुद्ध होती हैं। महात्मा गांधी ने कहा है उपभोक्तावाद के संदर्भ में कि धरती पर हर किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर किसी के लिए लालच नहीं है। हर किसी की लालच के लिए नहीं है, मतलब संसाधन तो है लेकिन हर किसी की लालच के लिए नहीं है। फिर आता है इसके संदर्भ में स्वार्थ उत्पन्न करने के संदर्भ में कि उपभोक्तावाद अंततः एक ऐसी स्वार्थी समाज का निर्माण करता है जिसमें लोग केवल अपनी आवश्यकता के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग कपड़ों का लाखों का खर्च करते हैं, जबकि इस राशि का उपयोग गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किया जा सकता है। पर्यावरणीय नैतिकता के उल्लंघन के संदर्भ में देखा जाए कि इसका जो उल्लंघन है वह उपभोक्तावाद के कारण मांग में आने वाले वृद्धि स्वाभाविक रूप से उत्पादन को बढ़ाती है। इसमें भूमि उपयोग के परिवर्तन होता है, जैव विविधता को खतरा होता है, अतिरिक्त अपशिष्ट उत्पन्न होता है और प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए फैशन उद्योग में चमड़े के उत्पाद बनाने के लिए अनेक जानवरों की खाल का उपयोग किया जाता है, जिनमें कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा हर साल मोबाइल फोन बदलने के लिए अधिक मात्रा में ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है। फिर आता है समाज और उपनिवेश उपभोक्तावाद के बारे में, जिसमें डोमेन और सीमित उपभोक्ता वाला समाज और अत्यधिक उपभोक्ता वाले समाज के बारे में बताया गया। डोमेन में देखते हैं असमानता में कि इसमें सामाजिक न्याय कायम रहता है। इसमें समाज के कुछ वर्गों के उनकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक संसाधनों का स्वामित्व रहता है। मानवता में कि यह लोग मानवता के सिद्धांत को महत्व देते हैं या मानवता का स्थान स्वार्थ ले लेता है। पर्यावरण में कि यह लोग ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जिसमें पर्यावरण का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है या प्रदूषण, संसाधनों की कमी आदि देखी जाती है। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में कि लोग मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होते हैं और लोगों की भावनाओं, चिंता, असुरक्षा और साधारण बात होती है। आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना कि यह नैतिक उपभोक्तावाद को अपनाना है तथा यह उत्पादों सेवाओं इस तरह से खरीदने की प्रथा को भी बढ़ावा देता है जिसमें समाज और परिवार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। नैतिक उपभोक्ता में कि यह शिक्षा के सभी स्तरों के पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। इनमें वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को भी शामिल करने की आवश्यकता होती है। कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना कि इसमें शेयरधारक पूंजीवाद की बजाय हितधारक पूंजीवाद को अपनाना चाहिए। इसमें हितधारक पूंजीवाद यह प्रस्ताव आता है कि कॉर्पोरेट को अपने सभी हितधारकों की हितों की पूर्ति करनी चाहिए, न कि केवल शेयरधारकों की। विज्ञान पर इन्फ्लुएंस पर अंकुश लगाना कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जैसे विनियामकी प्राधिकरण को उन विज्ञापनों पर नजर रखनी चाहिए जो कि उपभोक्ताओं को प्रभावित करने में मदद करती हैं। रोल मॉडल स्थापित करने के संदर्भ में कि यह जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग के तरीके अपनाकर संधारणीय विकल्प चुनकर दूसरों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरती है। नागरिक समाज संगठन के प्रयास के संदर्भ में कि नागरिक समाज संगठन के स्वयंसेवक उपभोक्तावाद से निपटने में संधारणीय जीवन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। फिर आता है निष्कर्ष के तौर पर जाने कि उपभोक्तावाद ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। सोच समझकर या जिम्मेदारी के साथ अपने विकल्पों का चयन करना चाहिए और इसे अनावश्यक उपभोग की बजाय हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाले उपभोग संबंधी मानसिकता को अपनाना चाहिए। और यह समझ में आ गया है कि हम केवल लोगों को दिखाने की बजाय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही उपभोग करें। अपनी नैतिक समझ का परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में एक केस स्टडी को जानते हैं कि विजय एक उभरते हुए सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है। कंपनी एक्स ने अपने कॉस्मेटिक उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए उसे नियुक्त किया है। कंपनी का मानना है कि प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल करके वे समाज में उपभोक्तावाद को बढ़ावा देंगे, इसलिए उन्होंने विजय को बड़ा नुकसान भुगतान किया हुआ है। साथ ही ये विजय के करियर को बदलने में भी अहम भूमिका निभाएगा और बाद में विजय को पता चलता है कि उत्पाद उतना प्रभावी नहीं है जितना विज्ञापन में दावा किया गया।
कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके शुभचिंतक उसे कानूनी कार्रवाई के विचार छोड़ देने का सुझाव देते हैं क्योंकि इससे करियर को नुकसान हो सकता है। अब जानते हैं कि इस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला आता है उपयुक्त प्रकरण में शामिल नैतिक दुविधा का विश्लेषण कीजिए। दूसरा आता है कि दी गई स्थिति में निपटने की विजय के पास कौन से विकल्प होंगे और उपभोक्तावाद के प्रसार को रोकने में मशहूर हस्तियां इन्फ्लुएंस की क्या जिम्मेदारी रहेगी। इसके संदर्भ में यह इसके प्रश्न है जिसका आप उत्तर सोचिए। और अब आता है कि मीडिया ट्रायल की नैतिकता के बारे में। मीडिया ट्रायल की नैतिकता के संदर्भ में जानने में इसकी प्रस्तावना को देखा जाए कि ऐसा लगने लगा है कि वर्तमान समय में मीडिया ने खुद को जांच और ट्रायल की शक्ति प्रदान की हुई है। इसे अंततः अदालतों द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही किसी आरोपी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया था। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ दिशा निर्देश तैयार करने के कहा है तथा इस दिशा निर्देश में यह तय किया गया कि पुलिस जाँच के बारे में मीडिया को कैसे जानकारी देगी जिसके मीडिया ट्रायल को रोका जा सकता है। चलिए तो जानते हैं कि मीडिया ट्रायल होता क्या है। इसे आमतौर पर उस प्रक्रिया में माना जाता है जहां पर मीडिया मामले की सनसनीखेज बनाने की अखबारों, न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ चैनलों में तथ्यों का अपना संस्करण प्रकाशित करती है। मीडिया इस तरह की अदालतों की समानांतर अप्रत्यक्ष ट्रायल सुनवाई शुरू कर देती है और मीडिया के इस कृत्य को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि चल रही जाँच के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना मीडिया ब्रीफिंग दी जाती है। इससे मीडिया ट्रायल की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। फिर आता है इसको उदाहरण के तौर पर समझे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान भी कई बार मीडिया की जारी कर दिए जाते हैं। अब आता है इसके प्रमुख धारक एवं प्रमुख हित के बारे में जानते हैं कि इसमें न्यायपालिका या न्यायाधीश के संदर्भ में क्या निष्पक्ष सुनवाई या न्याय का अधिकार है या ऐसे किसी भी चीज़ को बचना चाहिए जो न्यायाधीशों के अभियुक्तों के प्रति पक्षपाती बना दे। अभियुक्त या परिवार के सदस्य के रूप में ये लोग उम्मीद करते हैं कि तथ्यों या आंकड़ों को गड़े बिना ही खबर दिखाएगी। पीड़ित या परिवार के सदस्य के तौर पर या पीड़ितों या परिवारों के सदस्य को यह उम्मीद की जाती है कि उनकी पहचान व्यक्तिगत जानकारी मीडिया द्वारा उजागर नहीं की जाएगी। गवाह के संदर्भ में यह पूरी न्याय प्रणाली को गवाह की सुरक्षा साकुशलता महत्वपूर्ण है तथा उनका हित इस बात से निहित होता है कि मीडिया उनकी पहचान उजागर न करे। मीडिया के बारे में कि सत्यता की रिपोर्ट लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में की गई है तथा लोकप्रियता और दर्शकों की संख्या में जुड़े व्यावसायिक दृष्टिकोण का प्रबंधन करना होता है। व्यक्ति या नागरिक के बारे में या जनता द्वारा यह उम्मीद करता है कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए जिसमें पूर्वाग्रह, पक्षपात या किसी निहित स्वार्थ के बिना मीडिया द्वारा ईमानदारी से रिपोर्टिंग की जाए। फिर आता है मीडिया ट्रायल से जुड़े कुछ नैतिक मुद्दे के बारे में। न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता के बारे में जानें तो यह दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष होने के सिद्धांत को कमजोर करता है। यह सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि हर आरोपी को कानून द्वारा दोषी सिद्ध होने की निर्दोष माना जाता है, जैसे आरुषि हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड में इस न्यायालय की अवमानना होती है कि यह अर्थात यह किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करके उसके प्रति अनादर या अवज्ञा करने के समान है। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करने के संदर्भ में कि विचाराधीन मामले में चर्चा के दौरान मीडिया में विशेषज्ञों की राय आरोपी या पीड़ित के प्रति न्यायाधीशों की धारणा को प्रभावित कर सकती है, जिसमें जसलीन कौर मीडिया मामला आता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में गारंटी प्रदान करता है। निष्ठा के अधिकार के संदर्भ के तौर पर देखा जाए खतरा के तौर पर कि यह प्रायः मीडिया ट्रायल में आरोपी ट्रायल की पहचान, व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति की सार्वजनिक छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत मामले में। मीडिया की नैतिकता को कमजोर करता है कि मीडिया ट्रायल सत्य जवाबदेही जैसी नैतिकता के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिम्मेदारीपूर्ण पत्रकारिता के विचार के खिलाफ होता है। इसके संदर्भ में देखा जाए कि इसमें जिम मॉरिसन जो है उन्होंने मीडिया के संदर्भ में कहा है कि मीडिया पर जिसका नियंत्रण होता है वह लोगों के विचारों को भी नियंत्रित करता है। और डेब ब्रेट के द्वारा कहा गया है कि मीडिया हमारे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यदि हम पत्रकारिता की नैतिकता पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो देश संकट में है। इनके संदर्भ में यह कहा गया है डेब ब्रेट के द्वारा। अब जानते हैं मीडिया ट्रायल में नियंत्रित करने की चुनौतियों के बारे में कि इसमें आता है कि मीडिया की अप्रभावी स्वनियमन के कारण कि भारत में समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण और प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की स्थापना की गई। इन संगठनों को क्रमशः टेलीविजन, समाचार और मनोरंजन के लिए आंतरिक स्वनियंत्रक नियामक तंत्र के रूप में स्थापित किया गया। यह तंत्र बहुत प्रभावी नहीं, लेकिन इन निकायों के पास वैधानिक समर्थन का अभाव रहा है।
मीडिया की स्वतंत्रता और मीडिया ट्रायल के बीच संतुलन के बारे में जानें। यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। कई बार मीडिया ट्रायल को शामिल होकर उनके अधिकार का दुरुपयोग करती है तथा ये इसके अलावा इसमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या परिभाषा नहीं है। ये ऐसी नियामक एजेंसियों के लिए यह तय करना मुश्किल होता है कि इसमें मीडिया ट्रायल कहा जाए। उदाहरण के लिए खोजी पत्रकारिता के जुड़े मामले आते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया पर उभार में कि इंटरनेट की पहुंच के वृद्धि के साथ सोशल मीडिया मीडिया ट्रायल के लिए एक मंच के रूप में उभरा हुआ है। उदाहरण के लिए जनता की राय बदलने के लिए सनसनीखेज या फेक पोस्ट साझा करते हैं। इसके संदर्भ में टॉम क्लेंसी ने कहा है कि मीडिया को बाहर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता और उसे भीतर से नियंत्रित करना पड़ता है। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि इसमें उचित संतुलन स्थापित करना होगा कि अभियुक्त और मीडिया दोनों के बीच अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना, जैसा कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन बनाम सेबी बात 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के अधिकारों और मीडिया की रिपोर्ट करने के अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित किया था। सौ विनिमय तंत्र को बढ़ावा देना, इसमें NBDCA के जैसे संगठनों को व्यापक निर्देश बनाना चाहिए। यह विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग के लिए जरूरी है, जो 26/16 हमले की रिपोर्टिंग करता है। फिर आता है प्रामाणिकता के संदर्भ में कि मीडिया को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्रामाणिकता की जांच करने के बाद ही किसी खबर का खुलासा करना चाहिए। राय आधारित रिपोर्टिंग पर रोक होनी चाहिए। मीडिया नैतिकता को लागू किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय प्रेस परिषद को पत्रकारिता आचार संहिता के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके डैन ने कहा है कि रेटिंग नहीं बल्कि अच्छी पत्रकारिता चिरकालिक होती है। अब आता है 200वें विधि आयोग की अनुशंसा पर लागू किया गया है करना कि इसमें अभियुक्तों ने हानिकारक कंटेंट के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह नियम हिरासत के समय से प्रभावी होगा। आपराधिक मामले में प्रकाशन और प्रसारण में देरी का आदेश देने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास होना चाहिए। अब आता है इसको निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए कि हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है तथा अनुच्छेद 21 में नागरिकों के जीवन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ होकर सही तथ्य दिखाना मीडिया का नैतिक कर्तव्य है। इसके अलावा मीडिया ब्रीफिंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के संदर्भ में दुनिया भर में अलग अलग पुलिस विभागों की हैंडबुक अच्छे उदाहरण के रूप में काम कर रही है। संबंधित सुर्खियों में कि समाचार चैनलों का स्वविनिमय होना कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि टीवी चैनलों की प्रणाली में अनुशासन लाने के लिए स्वविनिमय तंत्र को मजबूत और बेहतर करने की आवश्यकता है और वर्तमान प्रणाली में क्षमता की कमी है। भारत में न्यूज चैनल के स्वविनिमय की वर्तमान व्यवस्था के बारे में नीचे बताया गया है, जिसमें आता है कि कानूनी या वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत है केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 जो कि 1995 के तहत जारी किया गया है, जिसमें 3 स्तरीय विनियामक तंत्र है। स्तर फर्स्ट पर ब्रॉडकास्ट द्वारा स्वविनिमय आता है, दूसरे नंबर पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग द्वारा अपनाए गए निकाय स्वविनिमय आता है और तीसरे स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण होता है। दर्शक सीधे इसमें ब्रॉडकास्टर से शिकायत दर्ज करता है और 15 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। फिर आता है अपनी नैतिक समझ पर परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में एक केस स्टडी है। इसमें है कि 2020 में एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत के कारण फांसी के कारण दम घुटना था। इस घटना को मीडिया में सनसनीखेज बना दिया गया और अलग अलग न्यूज चैनलों पर कई विशेषज्ञों ने चर्चा की थी कि उनकी मौत के पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं और उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम भी बताए जो अभिनेता की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे समाज के कुछ वर्गों की राय में भी काफ़ी बदलाव ला दिया था। उपयुक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों पर उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि उपयुक्त प्रकरण से जुड़े हितधारकों को उनके हितों की पहचान करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है कि कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं और तीसरा आता है कि मीडिया को प्रेस की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। यहाँ पर एथिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक फिनिश होता है। आप इसी तरीके से चैनल को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो अब आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत योजना शुरुआत में तय किए गए रोजगार पैदा करने के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। इसके कारण अब और रोजगार पैदा हो रहे हैं। इसके संदर्भ में जानते हैं कि इसके उद्देश्य को बारे में जाने कि इस योजना आत्मनिर्भर भारत योजना का क्या उद्देश्य है। फिर इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ और नए रोजगार पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान कम हुए रोजगारों को फिर से बहाल करना, MSME सहित अलग अलग क्षेत्रों को या उद्योगों को नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करना है। साथ ही अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इसकी मुख्य विशेषताओं में पहला आता है कि EPFO मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लागू किया गया है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान रोजगार योजना की शुरुआत, इसकी रजिस्ट्रेशन करने की तारीख जो थी वह 30 जून 2021 तक थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। इसका लाभ पात्र संस्थाओं और नियोक्ताओं द्वारा किए गए नए कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 24 वेतन माह की अवधि तक उपलब्ध होगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाले कर्मचारियों की संख्या को कर्मचारियों के अंशदान हेतु संदर्भ अपना आधार माना जाएगा। इसके लिए नियोक्ताओं द्वारा नियत तिथि तक सितंबर 2020 के वेतन माह में अब तक के भुगतान दिए हेतु दायर इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न के माध्यम से EPS योगदान भेज दिया गया है। फिर आता है कि संसाधनों के लिए पात्रता मानदंड के संदर्भ में देखा जाए कि इस योजना के आरंभ होने से पहले से ही पंजीकृत संस्थानों के संदर्भ के आधार पर और उसे अधिक निम्नलिखित संख्या में रोजगार देना चाहिए। पहला आता है कि कम से कम 2 नए कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए और इसमें कम से कम 5 नए कर्मचारी जिसमें 50% से अधिक इसका संदर्भ रखते हों। इस योजना में वैधता अवधि के दौरान किसी भी तारीख में कम कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत शामिल या पंजीकृत होने वाले नए संस्थानों के कर्मचारियों के संदर्भ में आधार शून्य माना जाएगा और इससे सभी नए कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसका लाभ एक संस्थान जो कि 1000 कर्मचारियों को रोजगार देते और उन्हें सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के वेतन को 12% अनुदान का भुगतान किया जाएगा। ऐसे संस्थान जो 1000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देते हैं उनकी सरकार EPF के केवल कर्मचारियों के अनुदान का भुगतान करेंगे और इसका अर्थ है कि सरकार नए कर्मचारियों के संबंध में वेतन के 12% अंशदान का ही भुगतान करता है। फिर आता है ऐसे संस्थान जिनके कर्मचारियों की संख्या शुरुआत में सितंबर 2020 में ECR में 1000 से कम थी और सरकार अभी भी अनेक नियोक्ताओं के अनुदान का भुगतान करेगी। यहाँ तक कि अवधि के दौरान किसी भी महीने में उस संस्थान में UAN धारक EPF कर्मचारियों की संख्या 1000 से अधिक हो जाए तब भी इसका भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत आने वाले लाभार्थी में वह लाभार्थी पात्र होंगे जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है। ऐसा कोई कर्मचारी जो 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन प्राप्त करता है इसके संदर्भ में आता है, जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO में पंजीकृत किसी भी संस्थान में काम नहीं कर रहा हो और इसके बाद यह 1 अक्टूबर 2020 से पहले UAN EPF सदस्य खाता नंबर नहीं होता है। कोई भी EPF सदस्य उसके पास UAN और मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम नहीं होगा तथा इस योजना के तहत कोई भी पात्र नया कर्मचारी अयोग्य हो जाएगा तो उसका वेतन मासिक वेतन इस योजना की अवधि के दौरान किसी भी समय 14,999 से अधिक नहीं होगा रुपये अधिक हो गया है। यदि कोई नया कर्मचारी पहले से ही प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी है तो इसे ABRY के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत योजना रही है। चलिए तो अब जानते हैं सुर्खियों में रहे भारत के प्रमुख स्थल के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल के संदर्भ में जानते हैं। सबसे पहले सबसे सुर्खियों में रहे सबसे प्रमुख स्थल के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आता है सूरत या गुजरात, जिसमें गुजरात में भारत के सबसे बड़े पहले 700 मेगावाट क्षमता वाली काकराबार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू हुआ है। दूसरा आता है पुराना किला दिल्ली के बारे में कि पुराना किला दिल्ली के नवीनतम उत्खनन से पता चला है कि वहाँ नागरिकों को एक कुलीन वर्ग निवास करता था। फिर आता है जोरहाट असम में, इसमें प्राइमेट्रोलॉजिस्ट ने 1.65 किलोमीटर लंबे एक रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का सुझाव दिया है जो हॉलूगा पर गिब्बन अभ्यारण्य से होकर गुजरता है। फिर आता है भुज अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण में भोपाल में अपर लेप और लेक और आंध्र प्रदेश के अन्य स्थलों पर क्रूज नौकाओं को चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर आता है नाडुगनी नीलगिरी तमिलनाडु के संदर्भ में कि यह तमिलनाडु के नाडुगनी नीलगिरी के वनों में शेर पूंछ वाले मकान देखे गए। मुंबई महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। शिवमोगा कर्नाटक के अंतर्गत इसमें यहाँ एशियाई जंगली कुत्ते जो कि ढोल को देखा गया है। यह स्थान इनका देखा जाना एक दुर्लभ घटना है। कुल आर्द्रभूमि केरल के बारे में कि यह कुल आर्द्रभूमि को आक्रामक विदेशी पादपों में खतरे का सामना करना पड़ रहा है, इसके संदर्भ में आता है।
ये प्रमुख स्थल है। फिर आता है सुर्खियों में रहे विश्व के प्रमुख स्थल के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहले नंबर पर तो देखते हैं हवाई के बारे में। हवाई द्वीप जो है वह कि अमेरिकी राज्य हवाई किलाऊ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है। फिर आता है मोरक्को, जहाँ पर 6.8 तीव्रता के भूकंप आया हुआ है। इसका आदिकेंद्र माराकस था। फिर लीबिया के बारे में, लीबिया में के पूर्वी बंदरगाह शहर डरना में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ के चलते बांध टूट जाने से इसमें जनधन की अपार हानि हुई है। इरिट्रिया के बारे में, यह रक्षा कथित तौर पर टाइग्री में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ संभावित गतिविधियों को शामिल रहे हैं। फिर आता है यूक्रेन में, यूक्रेन के कोस्त्यंतिनिवका शहर में विशाल विस्फोट हुआ है। आर्मीनिया में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर आर्मीनिया के एक समझौती ज्ञापन पर मंजूरी दी है। युगांडा में यहाँ पर 48 अफ्रीकी देशों ने प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। तिमोर लेस्टे, यह भारत में तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली में दूतावास खोलने का घोषणा की गई है। वानुआतू, यह राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है इसके संदर्भ में। फिर आता है इसमें मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात तक रोक लगाने के लिए राज्य सरकार पर कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया हुआ है तथा यह कानून महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। फिर आता है बुर्किना फासो, जिसमें बुर्किना फासो ने हिंसक व्यवहार के कारण फ्रांसीसी दूतावास के डिफेंस कर्मियों को देश में जाने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति की विवादित तरीके से चुनाव जीतने के बाद गैबोन के सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट की घोषणा की है। फिर आता है इसके संदर्भ में सूडान के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने गृह युद्ध का सामना कर रहे सूडान की सहायता के लिए $1 अरब का जुटाने की अपील की है। फिर आता है जिम्बाब्वे, जिसके अंतर्गत वर्तमान राष्ट्रपति हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में फिर से निर्वाचित हुए हैं। फिर आता है केन्या, जो कि पहला अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 नैरोबी के घोषणा पत्र के साथ यह समाप्त हुआ। यह विश्व के प्रमुख स्थल रहे जो कि चर्चा में रहे। चलिए तो अब जानते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं श्रीमंत शंकरदेव के बारे में। श्रीमंत शंकरदेव के बारे में जानें कि इनका विवरण, ये असम की एक वैष्णव संत विश्व नाटककार रहे हैं। इन्होंने जन्म 1849 में हुआ। ये वैष्णव भारत के एक मूल में एक शरण हरिनाम धर्म का प्रसार किया। ये भगवान कृष्ण को परम शाश्वत माना जाता है और इनकी धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से एक कुशलवादी थी। यह कीर्तन घोष, हरिश्चंद्र उपाख्यान, हरे कुरुक्षेत्र यात्रा आदि करते थे। इनका मुख्य योगदान में ऐसे अंकया भाटिया, जो कि पारंपरिक असमिया एकांकी नाटक, बोर गीत, भावना और क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत करता है। उन्होंने नामघरों की स्थापना की प्रथा शुरू की हुई थी। ये साज और पाठ और प्रार्थना घर में किया करते थे। दृश्य कलाएं, सप्त वैकुंठी, विद्वावनी, वस्त्र अस्त्र इसके अंतर्गत आता है। इन्होंने सामाजिक विवेक और मानवतावाद पर बल दिया है। फिर आता है श्री नारायण गुरु के बारे में कि प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वह केरल के हिंदू संत के समाज सुधारक थे और एक जाति एक धर्म एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। इनके प्रमुख योगदान में आता है कि इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन एवं की स्थापना की तथा अरिविपुरम आंदोलन शुरू किया हुआ था। उत्तरावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए बायकुम सत्याग्रह का समर्थन भी किया तथा इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है देवदत्तकम, अनुकंपादेशकम आदि शामिल है। इनके नैतिक विचार समतावाद तथा बहुलवाद है। उन्होंने नैतिक लेखन और सामाजिक एकजुटता के सरल तरीकों का पालन करने के लिए पूरे केरल की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया और इन्होंने समानता और स्वतंत्रता के साथ साथ अपने बहुलवादी दृष्टिकोण पर जोर देकर समाज में सुधार लाने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनका कार्यकाल मतलब जिनके जन्म 1861 में और मृत्यु 1962 में हुई थी। अब आता है एम विश्वेश्वरैया जो रहे, उनकी जयंती को 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस बनाया जाता है। उनका मुख्य योगदान उन्होंने बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से की तथा यह विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आदि की स्थापना की तथा ये मैसूर के कृष्णराज सागर बांध के वास्तुकार भी रहे। इनके समर्थन में इनके जो नैतिक व्यक्तित्व व समर्पण एवं नवीनता थी, इन्होंने भारत में बांधों से लेकर विश्वविद्यालयों तक इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में कई योगदान दिए और राष्ट्र के विकास एवं प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। फिर आता है इनको 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया तथा इनके लिए विविध सिंचाई प्रणालियाँ भी विकसित की इन्होंने और बांधों में जल के व्यर्थ प्रवाह को रोकने के लिए स्टील के दरवाजे भी तैयार किए हुए थे। और इनकी जो
डिजाइन थी वह नवोन्मेषी सोच को उजागर करते हैं और यह लगातार ऐसे समाधान खोजने की कोशिश करते रहे जो कि कुशल और प्रभावी थे। अब आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कि यह भारत के उपराष्ट्रपति थे और इनकी जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया तथा यह आंध्र महासभा में भाग लिया इन्होंने, तथा 1931 में लीग ऑफ नेशन के बौद्धिक सहयोग के लिए समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत भी हुए। इन्हें 1946 से 52 तक यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया तथा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में आती है द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद आती है। इनकी उपलब्धियों में भारत रत्न इन्हें 1954 में सम्मानित किया गया। जर्मन बुक ट्रेड में शांति पुरस्कार 1961 में मिला। नाइट बैचलर के रूप में नियुक्ति आदि इनको प्राप्त हुई। फिर आता है इनके संदर्भ में कि इन्होंने नेतृत्व क्षमता और विद्वता पर जोर दिया, जिन्होंने पश्चिमी आदर्शवादी दार्शनिकों की सोच को भारतीय चिंतन में समाविष्ट किया। उन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित किया। वह एक शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की 1940 से 49 की रिपोर्ट शैक्षणिक चिंतन और व्यवहार में सबसे बड़ा योगदान दिया गया। अब आता है इनके संदर्भ में दूसरी आती है मालती गेम, जो कि उर्फ मंगरी ओरंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। मंगरी ओरंग ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की असम की पहली महिला शहीदों में से एक है। वे चाय बागानों में अफीम विरोधी अभियान की अग्रणी सदस्यों में से एक है तथा यह 1921 में औपनिवेशिक काल के दौरान विदेशी शराब और अफीम के खिलाफ लड़ाई के नेतृत्व करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी साहस और ईमानदारी के संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने दमनकारी औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हुई थी। उन्होंने खासकर विदेशी शराब और असम के अफीम के खिलाफ अभियान भाग लिया था। विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपने विश्वास और कार्यों पर दृढ़ रहीं और वे अपने दृढ़ विश्वास में नहीं डिगे, तब भी इसे गंभीर परिणाम प्राप्त हुए। फिर आता है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में, जो कि 29 अगस्त 1905 से दिसंबर 1979 को दिया गया। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के योगदान को देखें तो यह फील्ड हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी रहे तथा उन्होंने 1928 में भारतीय हॉकी टीम में प्रमुख योगदान दिया तथा इस प्रतियोगिता में भारत में हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता हुआ था। 1934 में उन्होंने भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया और 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके व्यक्तित्व में आता है कि प्रवीणता और निपुणता से भरे हुए थे तथा ये खेल के दौरान बॉल और गेंद की स्कोरिंग को उनका नियंत्रण और जादुई अविश्वसनीय माना जाता और लगभग 2 दशकों तक इन्होंने खेल में उनका दबदबा रहा तथा ध्यानचंद की प्रतिभा भी बराबरी करने वाले कोई अन्य खिलाड़ी को विश्व पटल कहीं नहीं उभरा है। यहाँ पर अब आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे। वे सांस्कृतिक सभ्यतागत और राष्ट्रवाद मूल्यों पर आधारित स्वदेशी आर्थिक नीतियों को अपनाने पर बल देने वाले विचारक थे। इन्होंने एकात्म दानववाद या वेदांत के अद्वैतवादी दर्शन से प्रेरित थे तथा यह का योगदान 1940 में दशक में मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया। इसे 5 जन और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश में शुरू किया गया। इनकी पुस्तक में सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र चिंतन इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कि एकात्म मनोवाद और सामाजिक सुधार से संबंधित है। इनके सिद्धांत में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है ये सिद्धांत वर्गहीन, जातिहीन, संघर्ष मूल के सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। ये लोकतंत्र के विचार में विश्वास करते थे। उन्होंने स्वयं सेवक के रूप में वंचित सोशल वर्ग के लोगों में सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य किया हुआ था। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, जिनका कार्य समयकाल 1916 से 1968 तक रहा है। यहाँ पर यह जो टॉपिक है, टॉपिक के साथ साथ मैगजीन भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मैगजीन की मिलेंगे, जो कि अक्टूबर माह की रहेगी। और भी इसी तरीके की मैगजीन को देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।